Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे आज का सेशन बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, शायद कई क्वेश्चंस आपने देखे भी नहीं होंगे. स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बट ये थोड़े से डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो स्टार्ट करेंगे. सभी को गुड आफ्टरनून, है ना. शुरू करते हैं. एक बार मैं देखती हूँ आप लोगों की कमेंट्स अगर मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, है ना, तभी जा करके हम लोग बढ़ेंगे आगे. एक मिनट रुको. हाँ, ये वाला टाइम अपना रखेंगे डेली का, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है पेपर तक. और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे. आज शाम से ईवीएस भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो ईवीएस के लिए थोड़ा सा आप तत्पर रहिएगा. बड़े सेशंस होंगे ईवीएस के, क्योंकि हमें जल्दी से कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है ईवीएस में, है ना. तो कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए इस बात को समझने में. तो आप अपनी सिटिंग बढ़ाइए और मैं सेशंस बढ़ाती हूँ या ड्यूरेशन बढ़ाती हूँ. गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून. आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं अभी तक, हैं, कर लीजिए. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सी ही है मेरे लिए. तो स्टार्ट करते हैं फिर. बहुत बढ़िया. आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आप ठीक कर पाए ये तो देख ही लीजिएगा. उससे पहले अगर सेशन आपको होपफुली पसंद आएगा ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा. ना किया हो तो ठीक है बात. ये जो पीडीएफ है बाकी पीडीएफ्स की तरह ही टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी. रात रात भर काम होता है तब जा करके हम लोग दिन में मिल पाते हैं. देखिए एक बार, तो जैसा कि आप लिंक्स देखते भी हैं, कभी सुबह कभी रात को. ठीक, लेट्स लर्न स्क्वाड ये टेलीग्राम चैनल है. ठीक है बात. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रेटजीज. कौन सा एक स्टेटमेंट है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन को दर्शाता है? बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए लाइक शेयर करने के बाद. दीजिए आंसर दीजिए. सब तो क्लियर ही होगा. बताइए. बी ऑप्शन, मतलब असेसमेंट इज कैरीड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग. बिल्कुल. असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो ड्यूरिंग होता है, ऑफ लर्निंग आफ्टर होता है. ठीक. असेसमेंट इज यूज टू लेबल. देखो, लेबल सुपीरियर और इंफीरियर इन सब के लिए आप आकलन नहीं करते बच्चे का. असेसमेंट इज यूज टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. ये एक बार को ऑफ लर्निंग में हो सकता था, बट ये भी कोई बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं है. ये फॉर लर्निंग में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. फिर है असेसमेंट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. ये ऑफ लर्निंग है ना कि फॉर लर्निंग. फॉर का मतलब ये लर्निंग चल रही है, लर्निंग होनी बाकी है, और असेसमेंट भी आप उसी दौरान कैरी आउट करते हैं. यानी असेसमेंट इज कैरीड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टू क्रिएट डिफरेंशिएटेड टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज. अलग अलग तरीके आप अलग अलग बच्चों के लिए निकाल सकें, इसलिए आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं. ठीक हो गई बात. आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन. ठीक. आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कुछ क्वेश्चंस वाकई में अच्छे हैं. देयर आर अ फ्यू फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स इन अ मिडिल स्कूल क्लास. द टीचर शुड. यानी फर्स्ट जनरेशन का मतलब है वो बच्चे जिनकी पहली पीढ़ी स्कूल में जा रही है, जिनकी आज तक की कोई भी पीढ़ी को एजुकेशन मिली ही नहीं थी, और ये पहली पीढ़ी है जिसे एजुकेशन मिलेगी. ठीक है बात. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं मिडिल स्कूल में, उनके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, ये बात हमसे पूछी है. बताइए फटाफट से. कॉल द पेरेंट्स एंड आस्क देम टू एनरोल द चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन इफ दे विश देयर चाइल्ड टू स्टडी एट ऑल. मतलब आप उनके बच्चों, जो पेरेंट्स हैं, उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि काम करो, ट्यूशन लगवा लो मुझसे, तभी जाकर पढ़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं. ये ट्यूशन का जो आपका लालच है ये नहीं चलेगा. ठीक. गवर्नमेंट भी आजकल तो इसको बैन करके रखा हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स के लिए. तो ठीक है बात. तो ये एक बेसिक बात हुई. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ लॉन्ग लेक्चर टू द पेरेंट्स अबाउट देयर. कैसे वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ये मूर्खता की बात हुई. आप ये फोकस करेंगे बच्चे को सिखाएं कैसे. प्रॉब्लम्स हैं और हमेशा रहेंगी. ठीक. टॉक टू द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देम एंड मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू देयर लर्निंग. ये बात तो ठीक है कि आप बच्चों से बात करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, वो किस एक मानसिकता के साथ आते हैं, क्या उनके पास प्रीवियस नॉलेज है, और उनको कंड्यूसिव का मतलब है बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, वो देने का प्रयास करेंगे. ये बात तो सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है. टेल द चिल्ड्रन सेंसिटिवली दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डू स्टडी फर्दर. उनकी बस की नहीं है आगे पढ़ना. बेकार की बात हो गई ये तो. ठीक. आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट से. स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स शुड.
भाई वो बच्चे जो वंचित समूह से आते हैं, वंचित समूह कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के रूप में वंचित हों, चाहे वो आर्थिक आधार पर वंचित हों, सामाजिक आधार पर वंचित हों, सांस्कृतिक या फिर किसी भी रूप में वंचित हों। नेटवर्क यहां से बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो बेकार में परेशान मत हुआ करो बेवजह ही। और इससे ज्यादा क्लियर क्या लोगे? बेस्ट है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार फटाफट से समझो, जल्दी से समझो और आंसर करो। वंचित समूह वाले बच्चे के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। बी ऑप्शन, बी प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल्स, बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे और करिकुलम को अडेप्ट कराने की कोशिश करेंगे, लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे और बच्चे से जोड़ करके उसको पढ़ा देंगे। ठीक, सिर्फ वोकेशनल कोर्स क्यों देंगे, सिर्फ एजुकेशन एट ऑल देंगे ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों के साथ वो मैच नहीं कर सकते। आप नॉर्मल स्कूल में, रेगुलर स्कूल में हर एक बच्चे को आरटीई कहता है, पढ़ने का अधिकार है नॉर्मल स्कूल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एक बच्चा जिसको अधिगम अक्षमता है, किसी भी आधार पर अधिगम अक्षमता हो सकती है, चाहे वो बोलने में हो, समझने में हो, सुनने में हो, देखने में हो। ईवीएस आज रात से शुरू कर देंगे, 9:30 का अपना टाइम है ही, है ना। मैं कोशिश करूंगी और पहले ले पाऊं, 9 बजे ही ले पाऊं आज का सेशन, क्योंकि बड़ा सेशन रहेगा ईवीएस का। अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एक बच्चा जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या करें? हैज अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजंस, भाई उसके लिए प्रोविजन स्पेशल करा दीजिए, बट रेगुलर स्कूल नॉर्मल सभी के साथ पढ़ेगा वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको मेन स्ट्रीम में पढ़ाना ही नहीं है नॉर्मल स्कूल्स में, या फिर उनको वोकेशनल एजुकेशन ही दी जाए, या फिर सीवियरली पनिशमेंट दे, ये भी गलत बात होगी, पनिशमेंट से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, भाई वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं और क्रिएटिव हैं, यानी प्रतिभाशाली भी हैं, या तो उनमें कोई अलग सा टैलेंट है या फिर वो कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, अनसीन पैसेज का भी करते हैं कुछ, एक सेशन में मैं बताऊंगी। बताओ फटाफट से, तब कहाँ सो रहे होते हो जब प्रैक्टिस कराई थी स्पेशल क्लासेस में अनसीन पैसेज की? टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, बताओ। नीड्स टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन टू एनेबल देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, यानी उनको अटेंशन की जरूरत होती है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाए, बात तो ठीक है। आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद एंड द टीचर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम, टीचर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है इनके साथ डील करना। या फिर आर दोज चिल्ड्रन हु आर एक्सीलेंट इन ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट, हर एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट में अच्छे ही होंगे, ये बात कहना भी गलत है। हैव अ हायर IQ एंड हैव बेटर सोशल स्किल्स देन देयर पीयर्स, ये भी कहना गलत है, क्योंकि यहाँ गिफ्टेड या फिर IQ से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। गिफ्टेड में भी 3 प्रकार हैं, एक है जिसका IQ ज्यादा है, दूसरा है जो टैलेंटेड है, मतलब किसी एक क्षेत्र में वो बहुत विशेष क्षमता है उसके अंदर, और तीसरा है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो जरूरी नहीं है कि IQ ज्यादा ही होगा, टैलेंटेड और क्रिएटिव लिखा है, गिफ्टेड नहीं लिखा है यहाँ, अगर एक ही शब्द होता तब हम उसके साथ जाते। तो नीड्स टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन, भाई आपको स्पेशल अटेंशन इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे में कुछ विशेष क्षमताएं हैं, उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको उसको एनरिच्ड करिकुलम या कुछ तो एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी उसके अनुसार, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। चाहे वो आप उसको कुछ ऐसे टास्क दे दो, कुछ ऐसे क्या कहेंगे उसको, कॉन्फ्रेंस में भेज दो या सेमिनार्स में भेज दो, कोई एक ऐसे आजकल बहुत सारे साइंस मेला और ये सब चलते हैं, वो दे सकते हैं। 4th मैंने बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां सिर्फ गिफ्टेड नहीं लिखा, सिर्फ गिफ्टेड लिखा होता तब हम 4th के साथ सोच सकते थे। ऐसा नहीं है कि IQ जो है दूसरे बच्चों से ज्यादा है, टैलेंटेड और क्रिएटिव लिखा है, जरूरी नहीं है जो टैलेंटेड है, जो क्रिएटिव है, उसका IQ भी 140 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। इन अ प्रोग्रेसिव सेटअप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, प्रोग्रेसिव सेटअप का मतलब है एक प्रगतिशील सेटअप में, जो ऐसा स्कूली सिस्टम है जहां आप आगे बढ़ते हुए बच्चों को सिखा रहे हैं, मतलब अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं, सोशली लर्निंग को सोशल माना जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, जैसा कि जॉन डुई कहते हैं। क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे बच्चों को, सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया रिटार्डेड बच्चों को दी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर आप किसी को भी सिर्फ वोकेशनल देंगे, साथ में वोकेशन जोड़ सकते हैं। आर अलाउड टू मिंगल विद अदर चिल्ड्रन ऑन द कंडीशन दैट दे बिहेव देमसेल्व्स, मतलब आप कहेंगे दूसरे बच्चों के साथ तभी आप को हम बिठाएंगे जब आप अपने आप का व्यवहार ठीक रखोगे। आर टॉट अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस, ये सबसे बेस्ट चीज है। जब भी आपको कोई अलग बच्चा दिखे जिसकी कुछ स्पेशल नीड है, तो आप स्पेशल प्रोविजन दे दीजिए, आप उसकी नीड को समझते हुए सेंसिटिव होकर के फैसिलिटेट कर दीजिए, सिंपल बात
है ना। आपको प्रावधान तो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सिस्टम बच्चे के अनुसार चेंज होता है, ना कि बच्चा सिस्टम के अनुसार। ये बात तो हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मीन्स दैट, यानी अधिगम या क्या कहेंगे, अधिगमकर्ता केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण है उसका अर्थ क्या है, ये बताइए, फटाफट से बताइए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। आंसर कीजिए, कौन है ये? हाँ, नाम तो किसी का नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पेपर आपका बहुत पास में है। आपकी मास्टर क्लास करनी है, डिटेल से बताइए, आकाश कुमार कह रहे हैं। वो स्पेशल क्लासेस में पढ़ी हुई होगी, मैंने लिंक पिछली बार शेयर किया था। जल्दी से बताओ, आंसर करो। सर्दी अच्छी है, आज तो सर में दर्द भी है। देखिए, लर्नर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड टीचर इज अ गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही है, ये गाइड वर्ड, फैसिलिटेटर वर्ड, अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को, कंस्ट्रक्ट कर पाए, ये तो बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, ठीक है। तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, तभी वो लर्नर सेंटर्ड है। सिर्फ स्ट्रेस हो, राइट नॉलेज, रेसिपिएंट सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट बने रहें, ये तो कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि पैसिव नहीं है, बच्चा एक्टिव है। लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, यानी अधिगम को आप कैसे सुगम बना सकते हो, ये हमसे पूछा है और आपको जवाब देना है। फटाफट से बताइए, लर्निंग को आप कैसे बेहतर बनाओगे, इसका कोई सुंदर, सस्ता, सरल, टिकाऊ आंसर है आपके पास? जल्दी बताइए, जल्दी से, बहुत ही तेजी के साथ बताइए। डी ऑप्शन, यानी कनेक्टिंग न्यू मटेरियल्स विद समथिंग द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, नए मटेरियल को पुराने से या प्रीवियस नॉलेज से आपने कर दिया कनेक्ट। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि आप प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर दें। पनिशमेंट से नहीं चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस और ड्रिल से नहीं चलेगा, सिर्फ लंबे लंबे घंटे बैठा रहे और पढ़े कुछ भी ना, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो जो पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी का, उससे आप नए ज्ञान को जोड़ते हैं, ये आपका उद्देश्य रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय प्याजे एंड वाइगोस्की द टीचर। भाई, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम यानी एक रचनावादी क्लासरूम है जहां प्याजे और वाइगोस्की की बात को महत्ता दी जाएगी। अब आपको यह पता होना चाहिए प्याजे और वाइगोस्की लर्निंग के लिए किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। फटाफट से बताइए, तभी जाकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी बताइए, आंसर कीजिए। अब कल कोई कह रहा था कि यूथ में हमने वो वाला आंसर देखा था, फलानी बुक में हमने फलाना आंसर देखा था। जरूरी नहीं है कि आपने जो आंसर देखा हो वो सही ही हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, इतना बेसिक सा क्वेश्चन था वो, कोलबर्ग वाला, किसी ने लिखा हुआ था कल परसों की वीडियो में। मतलब आप लोग अगर ऐसे कंफ्यूजन में घूमेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे, है ना। दिक्कत ये है कि यहाँ से हर एक बात डिस्कस नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, नहीं तो मैं आपको ये क्लैरिफाई भी कर देती। वो था शायद प्याजे, उसका कोहलबर्ग का गुड बॉय गुड गर्ल वाला, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ऑनेस्ट होंगे और अगर तुम सही से रहोगे या ऑनेस्ट रहोगे तो सिंपल यार, उसमें गुड गर्ल गुड बॉय है। अब पता नहीं कोई भी आंसर दे दिया हो, उसमें क्या कर सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो, अगर बहुत सारी किताबों में कुछ कुछ मिल जाता है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बात बिल्कुल सही है। आप बच्चों को क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एंगेज रहे, इंक्वायरी करे, एक्टिविटी करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, समस्या समाधान करता बने, ठीक। ऐसा नहीं है सिर्फ साइड में बैठ जाए, डिक्टेट करता रहे आंसर्स, लेक्चर्स पे ही बैठा रहे। सबसे बेहतर है कि उसको आप मौका देंगे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ, क्योंकि प्याजे और वाइगोस्की दोनों मानेंगे कि बच्चा कंस्ट्रक्शन कर सकता है नॉलेज की, इसलिए आंसर सी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी प्रॉब्लम आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय प्याजे, द टीचर हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन क्लासरूम। प्याजे के अनुसार जो थ्योरी दी गई है, टीचर का उसमें कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। क्या ये बात सही है, या इस बात के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहला ऑप्शन है yes, because the child is sure to develop cognitively as he goes along the sequence of development suggested by Piaget, यानी कि क्योंकि प्याजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही सब कुछ सीख लेगा, इसलिए टीचर की जरूरत नहीं है। तो हाँ, ये बात सही है। पूछा है क्या ये बात सही है या गलत है कि टीचर की जरूरत नहीं है? आपको सिंपली ये पता होना चाहिए, समय ना व्यर्थ करते हुए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि प्याजे ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। प्याजे फैसिलिटेटर मान रहे हैं उसको, ठीक है, गाइड मान रहे हैं जो है वहां एनवायरमेंट में प्रेजेंट। नो, बिकॉज
टीचर सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट्स, एग्जैक्टली सपोर्ट करेगा और फैसिलिटेट करेगा, बच्चा सीखेगा तो खुद, बट एक्टिव एंगेजमेंट के लिए दिशा भी तो जरूरी है ना। तो बी ऑप्शन इसलिए सही है। ऐसा नहीं है कि टीचर की जरूरत नहीं है और ये बात सही है, ये बात गलत है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज निभाए या यस बिकॉज द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड के इसलिए नहीं होना चाहिए, सब गलत है। टीचर की जरूरत है फैसिलिटेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, एक्टिविटीज कराने के लिए। Which of the following is most effective method for the success of continuous and comprehensive evaluation? CCE की सक्सेस की यदि हम बात करें तो कौन सा एक तरीका इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इफेक्टिव रहेगा? नहीं, 2017 का पेपर नहीं है ये, आप ढूंढते रह जाएंगे, वो वाला पेपर है सीटेट का ही। बताना किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार, आंसर कीजिए। कंडक्टिंग असेसमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एंड एंड ऑफ द सेशन, शुरुआत में भी और लास्ट में भी, या फिर वैरायटी ऑफ वेज आकलन के, क्योंकि बच्चे का सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है कि पेन पेपर पे आपने टेस्ट ले लिया, उसके बाकी के एरियाज को भी आप असेस कीजिए। ऐसी बात सीसीई में कही गई, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है कोई ड्राइंग में अच्छा हो सकता है कोई संगीत में अच्छा हो, तो बाकी बिहेवियरल एस्पेक्ट भी, वैल्यू सिस्टम भी, सब कुछ देखो, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट मत देखो। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए एक शुरुआत में टेस्ट और एक लास्ट में टेस्ट। आंसर होगा बी ऑप्शन, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू असेस चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं बच्चे के आकलन के लिए एक समय के दौरान, एक साल के दौरान। ऐसा नहीं है सिर्फ रिटन टेस्ट देंगे, ऐसा भी नहीं है सिर्फ एमसीक्यूज ही देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इट इज इंपॉर्टेंट टू एप्रिशिएट चिल्ड्रंस वर्क रेदर देन क्रिटिसाइज। भाई ये जरूरी है कि हम बच्चों के जो काम की सराहना करें बजाय की अवहेलना के, मतलब सिर्फ आलोचना ही ना करें, हम क्या करें, आलोचना की बजाय एप्रिशिएशन करें कि भाई ठीक है इतना भी सीखा है, आगे और सीखोगे। बताइए एक बार, करेक्ट है ये बात, बिकॉज नो पेरेंट कैन कंप्लेन टू द टीचर दैट शी स्कॉल्डेड हर चाइल्ड। इससे क्या होगा, कोई भी पेरेंट कंप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो बेकार की बेवजह बेतुका ऑप्शन देते ही हैं कुछ ना कुछ, तो उन्हीं में से एक ये है। इनकरेक्ट, सिंस एप्रिशिएशन स्पॉइल्स चिल्ड्रन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एप्रिशिएशन से स्पॉइल नहीं होते लोग, तरीका सही होना चाहिए। इनकरेक्ट, सिंस चिल्ड्रन कैन इंप्रूव देयर वर्क ओनली व्हेन अडल्ट्स क्रिटिसाइज इट। ये फिर से एक वाहियात बात है ना, सिर्फ एक ही सेंसिबल ऑप्शन है, करेक्ट, सिंस इट हेल्प्स टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। अगर आपने उनके काम को अप्रिशिएट किया, उसने कुछ दीवार पे बना भी दिया, आपको कोई ड्राइंग भी दिखा दी, तो आपने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, या और भी और चीजें ट्राई करो और अच्छा कर सकते हो। इससे क्या होगा, वो अलग अलग दिशाओं में जाना चाहेगा, अलग अलग दिशाओं में जाना चाहेगा तो क्रिएटिविटी फोस्टर होगी, है ना, रचनात्मकता बढ़ेगी। तो इसलिए एप्रिशिएशन जरूरी है छोटी सी चीज का। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ी हुई है पूरी सोसाइटी में कि कोई कुछ करे, अगर अच्छा करे तो ध्यान भी मत दो, और जरा सी अगर गलती हो जाए तो जीना हराम कर दो उसका, है ना। ज्यादातर केस में यही होता है, स्पेशली बच्चे के केस में, नंबर अगर इधर से उधर हो जाए। एज अ मिडिल साइंस टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर मोस्ट प्रेफर्ड मेथड। भाई आप एक मिडिल स्कूल की साइंस टीचर हैं, ठीक, आपका मेथड कौन सा होना चाहिए, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। डिक्टेटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, सिर्फ आंसर्स को डिक्टेट करना आपका उद्देश्य होना चाहिए, ये तो हमारा उद्देश्य कभी नहीं होता। फिर है आस्किंग ब्राइट चिल्ड्रन टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस, सिर्फ ब्राइट चिल्ड्रन को कहेंगे कि तुम लिख दो, ब्राइट मतलब जो अच्छे हैं पढ़ने में। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड डूइंग प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अपना मंत्र है, जहां बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव है उतना बेहतर आंसर है। बच्चे का एक्टिव होना पहली शर्त है, ठीक है। मेकिंग स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर, सबसे ज्यादा एक्टिव एक्टिविटी करते में, एक्सपेरिमेंट करते हुए और प्रोजेक्ट्स को करते हुए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेस्पाइट गिविंग स्टार्स फॉर एवरी वर्क अ टीचर फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न। यानी बच्चों को आपने क्या दे दिए, स्टार दिए, वो होता नहीं क्लासरूम में, इतना बच्चा, इसकी अटेंडेंस इतनी है तो इसको 5 स्टार, इसका बिहेवियर इतना अच्छा है तो इसको 4 स्टार, दीवार पे लगा के रखते हैं स्टार्स को, कभी आपने देखा होगा। A teacher finds that the students are not motivated to learn. टीचर ने देखा कि मैं स्टार देता हूँ, 5 स्टार 4 स्टार फलाना स्टार, है ना, लेकिन फिर भी बच्चे मोटिवेटेड नहीं है। इसका रीजन क्या हो सकता है, फटाफट से बताइए। आपने मोटिवेशन चैप्टर पढ़ा है, बताइए, आंसर कीजिए। द टीचर इज नॉट गिविंग डिफरेंट कलर्ड स्टार्स, आपको कैसे पता अलग अलग कलर के स्टार नहीं दिए। द टीचर इज नॉट गिविंग एप्रोप्रिएट स्टार्स, टीचर जो है वो एप्रोप्रिएट स्टार्स नहीं दे रहा। या फिर द स्टूडेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चे सीखने के लायक नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऐसी बातों को सिरे से नकार देता है, क्योंकि बच्चा सीखने के लायक है उसकी क्षमता के अनुसार। तीनों ही बातें बेकार हुई। ये बात सही है, रिवॉर्ड्स अलोन कैन नॉट एंश्योर इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग। सिर्फ रिवॉर्ड से
रुचि आ जाए आपकी किसी चीज में जरूरी नहीं है ना। आपने वो मूवी देखी होगी तमाशा करके, या ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, लोग बहुत अच्छा सब कुछ उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, बड़ी रिवॉर्डिंग जॉब है, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ है, बट इंटरेस्ट नहीं है किसी एक चीज में, लॉन्ग टर्म में उनको मजा नहीं आ रहा, वो कुछ सीख नहीं रहे हैं, या एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर अब सीखना ही बंद कर दिया, बस काट रहे हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, जॉब तो कहीं जाएगी नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो रिवॉर्ड है वो काम का नहीं होता, क्योंकि रिवॉर्ड से इंट्रिंसिक यानी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आती, रिवॉर्ड से आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आती। लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए आपका इंटरनल मोटिवेशन का होना जरूरी है। ठीक भाई, स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा लो, यहां से क्लियर हैं चीजें एकदम बढ़िया, 1080p पे चल रही हैं, हाई रेजोल्यूशन पे। तो हम कह सकते हैं कि छोटी कम देर के लिए किसी चीज को शुरू कराने के लिए तो पुश मिल सकता है आपको रिवॉर्ड से, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट रोल्स डज सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले इन लर्निंग। भाई कौन से रोल्स हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में क्या भूमिका निभाता है, ये बताइए, फटाफट से बताइए। पहला ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, या फिर नन एट ऑल। बताइए। ऑब्वियस है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की क्लियरली कहते हैं समाज और संस्कृति जो है सीखने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं लर्निंग में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि नन ऑफ ऑल सही हो जाएगा। रिलेटेड क्यों नहीं है लर्निंग से, हम अपने समाज और संस्कृति से 1000 चीजें सीखते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, सार्थक है, असार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, what the child learns, how well she learns it and how she is able to apply that learning to various situations depends on। मतलब बच्चा कैसे सीखता है, कितना अच्छा सीखता है, और उस सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, सक्षम है कि नहीं, ये बात किस बात पर निर्भर करेगी कि आपने यहाँ कुछ सीखा, आप कल रियल क्लासरूम में उसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको इस चीज के ऊपर, या इस चीज, ये किस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जो सीखा उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। अपॉर्चुनिटीज द टीचर प्रोवाइड्स फॉर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यानी याद करने के लिए और रिकॉल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं उसके आधार पर ये बात निश्चित होगी। या फिर हर पेरेंट्स इंटेलिजेंस एंड द मनी का इससे कोई संबंध नहीं है। हाउ वेल द स्कूल गिव्स रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अगेन मैंने आपको बताया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लॉन्ग टर्म लंबी रेस के घोड़े नहीं होते। अपॉर्चुनिटीज शी हैज टू ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड पीपल, ये बात सही है कि कितना बेहतर सीखा है और कैसे वो आगे लाइफ में सिचुएशंस में उसको अप्लाई कर पाएगा बच्चा, ये निर्भर करेगा कि उसको अवसर कैसे मिले हैं चीजों को ऑब्जर्व करने के, इंटरेक्ट करने के, लोगों के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, जैसे अवसर मिले हैं वैसे ही वो अप्लाई कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट मींस दैट, यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास जो है मोटर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ये बात आपको पता है। एक है सेफेलोकॉर्डल सिरोध बदोन्मुखी और दूसरा है ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। आंसर कीजिए फटाफट से, सॉरी बताइए फटाफट से। 17th का सी लिख रहा है कोई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सी। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड। हेड टू टो तो हमने सुना था, टो टू हेड कुछ नहीं होता, और ये भी सेफेलोकॉर्डल है, प्रॉक्सिमो डिस्टल नहीं है। प्रॉक्सिमिटी यानी दायरा, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, इट इज सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो जीव है उसके केंद्र से बाहर की ओर, पेरिफेरी की ओर, सीमाओं की ओर, एक्सट्रीमिटीज की ओर। केंद्र क्या है? आपका हार्ट है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, बाहर की ओर कंट्रोल आना उंगलियों तक। डेवलपमेंट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। बताइए एक बार। चाइल्डहुड इज अ हैप्पी पीरियड फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि भाई चाइल्डहुड जो है वो बड़े खुशी का समय होता है हर बच्चे के लिए। आपको कैसे पता? आपने सबको एक्सपीरियंस कर लिया? नहीं। फिर है चिल्ड्रन आर लाइक अडल्ट्स इन देयर थिंकिंग, बड़ों की तरह सोचते हैं वो, ऐसा नहीं है। क्वालिटी अलग है, प्रकार अलग है बच्चों का। ठीक, 3,500 लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक किया करो यार आके, एनर्जी बढ़ती है। चिल्ड्रन आर इविल क्रीचर्स हु हैव टू बी टेम्ड बाय द अडल्ट्स अराउंड,
मतलब ईविल हैं, ईविल तो बिल्कुल नहीं, इस बात को प्लेटो ने नकार दिया था, पहले ऐसा माना जाता था। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये बात कई लोग मानने को तैयार नहीं थे, और अभी भी पता नहीं कितने सारे यूट्यूब पे आपने पढ़ लिया होगा, कितनी सारी किताबों में आपने पढ़ लिया होगा। अभी 2019 में जो एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड एक सोशियो कंस्ट्रक्टिव सोशियो कल्चरल अप्रोच से बना हुआ एक कंस्ट्रक्ट है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि किस बच्चे ने कहां पर कैसे अनुभव किया है। एज वाइज तो ये सेम है पूरी दुनिया में, लेकिन अनुभव वाइज ये अलग हो जाएगा, एक्सपीरियंस वाइज ये अलग हो जाएगा। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस करते हैं, ये बात सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डी ऑप्शन। भाई मैंने ये आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपके घर का 10 साल का बच्चा खुद से पानी भी नहीं लेता, और आप देखते हैं एक रोड पे 10 साल का बच्चा वो अपनी आजीविका कमा रहा है और बहुत सारी चीजें कर रहा है। कैसे? चाइल्डहुड तो सेम है, बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडेटरी फैक्टर्स एंड डी। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये हेरिडिटी और किसके साथ इंटरेक्शन का परिणाम है? बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। किसके साथ? हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी फैक्टर्स एंड एनवायरमेंट। क्योंकि इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स तो हेरिडिटी में ही आ गए, जेनेटिक मेकअप तो हेरिडिटी ही है, जीन्स भी हेरिडिटी ही है। ठीक, होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच वन ऑफ दीज नॉट प्ले अ रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? नॉट लिखा हुआ है, नॉट। करवाएंगे पैसेज, जब से कहां सोए रहते हो? मैंने कितने सारे पैसेज आपको स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस कराए थे, बताओ एक बार। इनमें से कौन सा एक रोल प्ले नहीं करता सामाजिकरण में? नॉट। स्कूल तो करता है, एजेंसी है, फैमिली भी है, मीडिया भी है जो बच्चे को समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके से अवगत कराएगा, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है ये खुद से बोल रहा है आपसे आके कि समाज में क्या नियम है? क्या ये पेन आपसे बात करता है? नहीं करता। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक जो आधारभूत संरचनाएं जो स्कूल की बिल्डिंग है वो थोड़ी सोशलाइज करा रही है। अगर वहां बच्चे ही ना हो तो सोशलाइजेशन थोड़ी हो जाएगा। बिल्डिंग से थोड़ी सोशलाइजेशन होता है, चीजों से थोड़ी सोशलाइजेशन होता है, लोगों से सोशलाइजेशन होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म, कौन सा पेयर इंपॉर्टेंट है, ये बताइए। पहला ऑप्शन है एसिमिलेशन एंड ZPT। ZPT हमने नहीं सुना आज तक। एकोमोडेशन एंड स्कैफोल्डिंग, ये भी एकोमोडेशन की बात भी हम नहीं कह सकते, स्कैफोल्डिंग की बात पियाजे नहीं करते। और ZPT तो है ही नहीं, ZPD है, वो भी वाइगॉस की बात करते हैं। IQ एंड क्रिएटिविटी, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, आपको पता है पियाजे कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, स्कीमा बिल्डिंग के लिए एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जरूरी है, जो अडेप्टेशन का ही एक हिस्सा है, अनुकूलन का ही एक पार्ट है। पियाजे की थियोरी कभी करेंगे, स्पेशल बैच आपका आने को है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। अ चाइल्ड फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अ चाइल्ड फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर्स द अदर्स। बच्चा एक सिचुएशन के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है, उसके एक ही पक्ष को देख पाता है, बाकी पक्षों को वो इग्नोर कर देता है या देख नहीं पाता। ठीक है, मान सकते हैं हम कि ये एक पक्ष है, इसकी सिर्फ हाइट ही देखे बच्चा, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो रंग है, उस पर कोई ध्यान ना हो, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस हो, क्या कहेंगे इसको? देखो कितनी गलतियां कर रहे हो आप लोग, कितनी गलतियां कर रहे हो। ये जान के आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। 4 कॉन्सेंट्रेशन। सर ये सेंट्रेशन लिखा होता तब तो बात होती। सेंट्रेशन अगर हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो उस केस में हम बेहतर के साथ जाएंगे। सिंबॉलिक थॉट का इससे कोई संबंध नहीं है। इनेबिलिटी टू इमिटेट, नकल का इससे कोई संबंध नहीं है। सिंबॉलिक थॉट का इसलिए नहीं है क्योंकि सिंबॉलिक थॉट मतलब आपने लैंग्वेज से या सिंबल्स के थ्रू सीख लिया, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं बात करूं
ईगोसेंट्रिक बिहेवियर इसका कारण है। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर का बाय डेफिनेशन ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है कि आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख पाते हैं किसी सिचुएशन का, दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पाते। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर में एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रेशन, जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी नहीं आ पाती, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। वो बाद में आएगा, जब यहाँ ऑप्शन में दिया होता तब तो हम सोचते हैं ना उस बारे में। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, एकाग्रता डिफरेंट है। ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। ये एक सिचुएशन में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को फोकस करना ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है। ठीक है, सेंट्रेशन बिल्कुल सही होता यदि यहाँ ए ऑप्शन नहीं होता या ए के साथ डी में सेंट्रेशन लिखा होता। ठीक है बात, सेंट्रेशन का भी जो फाइनल रिजल्ट है वो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर ही है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो दूसरे के पक्ष को, इसमें पियाजे ने कुछ टेस्ट भी किए थे जिनको माउंटेन टेस्ट कहा जाता है, कि दूसरे के पक्ष से बच्चा, एक माउंटेन है, उसको पिक्चर या एक मॉडल दिखाया गया 3D मॉडल, और उसमें क्या होता है कि बच्चे को रखा गया अपने पर्सपेक्टिव से बताने के लिए, फिर उससे कहा गया दूसरे पर्सपेक्टिव से बताओ टीचर को क्या दिख रहा होगा या सामने वाले बंदे को क्या दिख रहा होगा, वो फिर भी अपने ही पर्सपेक्टिव से बता पाता है, यानी वो एक ही पक्ष देख पाता है, एक ही पहलू देख पाता है। इन प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी पूर्व पारंपरिक मॉरलिटी की यदि हम बात करें, नैतिकता की हम बात करें, तो इसमें रूल्स कैसे बनाए जाते हैं। आज का पेपर बहुत अच्छा है, आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हो उनको जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं, व्यूज की कोई कमी होती नहीं है, आप लोगों का अच्छा एक रिस्पॉन्स रहता है, इसलिए क्योंकि ये पेपर अच्छा है, इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने पे मजबूर करेंगे, और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मॉक टेस्ट है कि बस उठा करके दे दिया कि नंबर कम आ जाए या कुछ बेचना है उसके लिए। बताओ एक बार, इन प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या शामिल होगा, ये बता दीजिए फटाफट से। रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, ये तो कन्वेंशनल में हो जाता है ना, कि वो परंपराओं के साथ उसने कर लिया अंतर्निहित। जेनेरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये भी बाद में आएंगे। द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, या फिर रूल्स आर एक्सटर्नल थ्रू दी सेल्फ। आंसर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 4 बजे आपकी आज स्पेशल क्लास है कल वाली, और 5 बजे भी, आज 2 स्पेशल क्लास हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स लर्न रेफरल वो अनलॉक कोड यूज कर लीजिएगा। बताओ एक बार, मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगी, आंसर करो फटाफट से। 23 का डी, सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं। देखो, हम नहीं कह सकते कि रूल्स बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ, आइडिया ही डेवलप नहीं हुआ रूल्स का, मॉरलिटी नहीं होती खुद से, लेकिन रूल्स का कोई आइडिया नहीं है, वैल्यूज का कोई आइडिया नहीं है। रूल्स आर एक्सटर्नल टू दी सेल्फ, बाहर से इम्पोज्ड हैं, बाहर से इम्पोज्ड है, माँ बाप ने कहा है पनिशमेंट मिलेगी यदि ये नहीं किया तो, इसलिए आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डैश बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड इवॉल्व्स आउट ऑफ द चाइल्ड्स सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि कौन ये बात में विश्वास रखेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करने से होता है, और बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है फ्रॉइड, दूसरा ऑप्शन है आपका वाइगोस्की, थर्ड ऑप्शन इज एरिक्सन, एंड लास्ट वन इज पियाजे। बताइए एक बार, आंसर कीजिए, जल्दी से दीजिए जवाब। हम कह सकते हैं पियाजे कैसे मान लेंगे यार, समाज और संस्कृति की बात सबसे ज्यादा वाइगोस्की करते हैं, इनकी थियोरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का। ठीक हो गई बात यहां तक की, आगे बढ़ेंगे, कुछ 6 क्वेश्चन और रहते हैं। अकॉर्डिंग टू विच थियरिस्ट लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि किस थियरिस्ट के अनुसार जो भाषा है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसमें, संज्ञानात्मक विकास में, आपकी संज्ञान, आपकी कॉग्निटिव, आपकी मेंटल एबिलिटीज को इनक्रीज होने में या उनको डेवलप करने में। बताइए। हम कह सकते हैं कि ये वाइगोस्की हैं, बीपीएल से याद कराया है, एससीएल समाज यानी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति, और लैंग्वेज एक टूल है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। हमारा यंत्र है संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने का, जिसके थ्रू मैं और आप भी अभी जुड़े हुए हैं। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। A teacher believes that each child is unique and a special individual and therefore actively involves them in their own education and development। भाई एक स्कूल ऐसा मानता है कि हर एक बच्चा क्या है, यूनिक है, अपने आप में अद्वितीय है, कोई भी दूसरा आपके जैसा बना नहीं है धरती पे। इस केस में यदि हम बात करें तो, और बच्चों को वो एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व कराता है,
टीचर ने किस मेथड को अडॉप्ट किया है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल बात है, बच्चे को सेंटर में रखा है टीचर ने, और उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी यूनिकनेस को देखते हुए क्या है, शिक्षा दी जा रही है, प्लान की जा रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे हम इसको। किन्हीं भी दो लोगों के थंब का जो ये इंप्रेशन है वो सेम नहीं होता दुनिया में। दैट मीन्स हम सभी यूनिक हैं, हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटेलिजेंस, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट, एक कथन सर्वोत्तम व्याख्या करता है बुद्धि की, कि बुद्धि क्या है, इसके बारे में सबसे बेहतर तरीके से कौन सा कथन बताएगा, ये बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। इंटेलिजेंस यूनिडायमेंशनल है, अनडायमेंशनल है? अन तो कुछ होता ही नहीं, इन्फ्लुएंस सिर्फ हेरिडिटी से नहीं, सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं, अनडायमेंशनल हो गए जिसकी कोई डायमेंशन ही ना हो। मतलब मल्टी डायमेंशनल है इंटेलिजेंस, जिसके बहुत सारे आयाम हैं, ये कई पक्षों में हो सकती है, अलग अलग चीजों में हो सकते हैं आप इंटेलिजेंट, ऐसा गार्डनर भी कहते ही हैं। लैंग्वेज हैज डैश थॉट, लैंग्वेज क्या करती है थॉट का, थॉट के साथ, थॉट पर, तो हम कहेंगे लैंग्वेज टोटली डिपेंड नहीं होती थॉट पर, लैंग्वेज सिनोनिमस नहीं है, थॉट का कोई पर्यायवाची नहीं है, बट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट। ऐसा कौन कहते हैं? ली वोर्फ कहते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ चुका है बट इतना डीप आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से फुर्सत नहीं। देखिए, इन्फ्लुएंसेस थॉट, इसको ली वोर्फ ने ये एक संकल्पना दी है, एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, यानी भाषा निर्धारित करती है, आपके विचारों को इन्फ्लुएंस करती है, निर्धारित नहीं करती, इन्फ्लुएंस करती है। लिख लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है अभी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछा है ना। आप जो भाषा पढ़ते हैं वो भाषा आपको प्रभावित करती है, वो आपके विचारों को प्रभावित करती है, वो भाषा आपके बोलने की शैली से लेकर के और पढ़ने के, सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। व्हेन पेरेंट्स बाय डॉल्स फॉर देयर डॉटर्स एंड फुटबॉल फॉर देयर सन्स, भाई जब जो अभिभावक हैं वो अपनी पुत्रियों के लिए क्या करते हैं, डॉल्स ला रहे हैं और फुटबॉल ला रहे हैं अपने बेटे के लिए, मतलब आपने जेंडर को सामान के साथ, एक्टिविटीज के साथ, खिलौनों के साथ भी जोड़ दिया है ना। क्या कहेंगे हम इसको, बताइए, फटाफट से बताइए, इससे पहले के देरी हो, दीजिए जवाब। आज मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन कम गया है, हम लोग वैसे 10,500 के आसपास जुड़े हुए हैं। बताइए, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बिल्कुल सही बात है आपकी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहेंगे इसको, रूढ़िबद्धता कहेंगे, कि जो चला आ रहा है समाज में आपने उसी को बांध दिया बच्चे को। कोई भी शब्द, देखो यहाँ पे दो ही शब्द जा सकते थे, या तो अगर जब भी इनइक्वालिटी की बात होती है या तो जेंडर स्टीरियोटाइप आएगा या तो बायसनेस आएगा। स्टीरियोटाइप वो है जो हमेशा से चला आ रहा हो, डिफरेंस यदि दोनों में से किसी की एक तरफ झुके हुए हो तो बायसनेस है। ठीक, दोनों ज्यादातर ऑप्शन में देता भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है, अंतर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्योंकि अगली क्लास शुरू होगी। इन अ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग नीड्स टू बी, यानी एक क्लासरूम में जो शिक्षण और अधिगम है वो कैसा होना चाहिए, ये बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। आज के 30 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो हमने एससीएल तैयार किया है, सोशियो कल्चरल, सॉरी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, वाइगॉस्की का, याद रहता है ना, याद रखने के लिए फंडा है। बताइए, आंसर कीजिए। डी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइज सिंस लर्निंग नीड्स टू बी यूनिफॉर्म। अरे यार कमाल कर दिया है, कमाल नहीं कर दिया आपने। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताई है कि सिर्फ मानकीकृत अगर कर दोगे तो लर्निंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, मतलब मानकीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि सभी सीखने वालों के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। चलो एक बार को समझ में आती है बात, बट हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जब बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हो। स्टैंडर्डाइज बिकॉज ओनली देन कैन असेसमेंट का तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ। इंडिविजुअलाइज सिंस देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, कह सकते हैं इंडिविजुअलाइज बिकॉज लर्नर्स आर अ होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप नहीं हो सकते बच्चे, हेट्रोजेनस होते हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के।
क्या करें हम? टीचिंग लर्निंग नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज सिंस लर्निंग नीड्स टू बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल दी लर्नर्स। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब यहाँ सिंपल है कि आप एक ही तरीका अपना रहे हो सबके लिए, तो प्रॉब्लम है। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है इंडिविजुअल की नीड्स को फोकस करते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए टीचिंग लर्निंग प्लान की गई है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए पहले तो ये बता दीजिए, और होपफुली ये 30 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, जो प्रॉपर हमने डिस्कस किया है, वो आपको समझ में आया होगा। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये आप कमेंट करके बता देंगे सेशन के बाद। और अब हम मिलेंगे स्पेशल क्लास में, है ना, लिंक मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। अनलॉक कोड डाल दीजिएगा, लेट्स लर्न, फ्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसको ज्वाइन करने में, वहां पोल लेकर के आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है लेट्स लर्न स्क्वाड, जिसका नाम है लेट्स लर्न स्क्वाड। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी इसमें नहीं होगी? ठीक, अभी 4 से 5 भी है, 5 से 6 भी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिनको प्रैक्टिस करने में खुद से दिक्कत होती है वो बैठ के मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 घंटे आज तो, वैसे 1 घंटे होती है जनरली, क्योंकि कल छुट्टी हुई थी। चलिए फिर आज शाम को मिलेंगे, ईवीएस करेंगे, बड़ा सेशन होगा, कम से कम भी 1 घंटा तो मिनिमम है ना। और 9 बजे मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे लगा पाऊँ आज की क्लास। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। अच्छा शाम को मिलते हैं 9 बजे या 9